हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर हमारा जो स्टार्ट किया था, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमने कल से सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू किया है। उसमें मैंने आपको डिस्टिंग्विश पढ़ाया है। इसका वेटेज भी मैंने बता दिया था कि 4 to 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। छोटा सा हम रिवाइज ले लेते हैं। आपको पता ही है, मैं अपने हर क्लास में पीछे का जो पार्ट है वो रिवाइज कराती हूँ। इट विल बी नेसेसरी फॉर यू, है ना बच्चों। सो डिस्टिंग्विश क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम सॉलिड स्टेट ही क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको पूछा भी था कि हम सॉलिड स्टेट ही क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है हमें सॉलिड का स्टेट पढ़ने का, लिक्विड स्टेट है गैसेस स्टेट क्यों नहीं पढ़ रहे। तो सॉलिड का एक परफेक्ट शेप होता है, जैसे हमने कल डिफरेंशिएशन में देखा था कि सॉलिड का पर्टिकुलर शेप होता है, परफेक्ट वॉल्यूम होता है, लो कंप्रेशन होती है, हाई डेंसिटी होती है, इसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, और इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था मैंने, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच की जो बाइंडिंग रहेंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होने की वजह से इसका एक परफेक्ट शेप रहता है, रिजिडिटी रहती, मजबूती रहती, स्ट्रॉन्गनेस रहता, ठीक है। तो और उस साथ साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फिक्स रहता, उस वजह से हम सॉलिड का स्पेसिफिकली स्टेट पढ़ सकते हैं। लिक्विड का वैसे ही आपको पता है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम मिलेगा पर ये किसी भी कंटेनर का शेप इजीली ले लेता है, और इसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, और ये इजीली फ्लो होते हैं, रिजिड नहीं है, उस वजह से इनको फ्लूइड कहा जाता है। एंड ये इट कैन बी पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर, हम दूसरे कंटेनर में इसको पोर्ड कर सकते हैं। और गैस तो पता ही है, गैस तो दिखती नहीं। अब ऐसी चीज़ों का क्या पढ़ेंगे हम जो दिखती ही नहीं है। हाँ, गैसेस हमें पढ़ेंगे पर उसके वॉल्यूम्स के फॉर्म में, जैसे आपने 11th में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ वगैरह, गैस के ऊपर जो लॉज बने थे वो प्रेशराइज से किया था। पर गैस के जो लॉज रहेंगे वो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। थेरोटिकली अगर हमें समझना है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपका सॉलिड स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हमें इसीलिए पढ़ना है क्योंकि सॉलिड जो पार्ट है हमें दिखता है, डेफिनेट इसका शेप, एंगल, ट्रायंगल सब चीज़ें होती हैं, उस वजह से हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि सॉलिड में दो तरीके की क्लासिफिकेशन होता है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तो एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन मतलब खुरदुरा, ग्रैन्युलर फॉर्म में जो रहेगा उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इसमें जो अरेंजमेंट रहेंगे, डिफिनाइट अरेंजमेंट, मतलब एक छोटा छोटा अगर स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलस मतलब एक छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर, नमक का अगर आपने एक छोटा सा एटम भी देखा तो वो उसको माइक्रोस्कोप में अगर देखा तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ये यूनिट सेल जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। अब यूनिट सेल वगैरह आपको आगे है क्या रहता है एग्जैक्टली। तो जैसे दीवार बना रहे हैं हम, दीवार में अगर एक ईंट लगा रहे हैं तो एक ईंट हो गई उसका एक बेस, ठीक है, एक एक ईंट मिलकर आपकी पूरी दीवार बन रही है। तो एक ईंट मतलब एक ईंट, ईंट समझती है ना, तो ब्रिक्स, तो ईंट का मतलब होगा एक यूनिट सेल, और वो छोटी छोटी यूनिट सेल मिलके एक बड़ा सा दीवार बन रही, बड़ी सी दीवार बन रही है। जैसे हमारे बॉडी में भी सेम थिंग्स है, हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं और सेल्स से हमारा टिश्यू बनता है, स्किन बनती है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड में होमोजेनियस है, और उसमें जो आयंस, एटम्स और पार्टिकल्स रहेंगे वो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होंगे, ठीक है। तो NaCl का जो एक स्ट्रक्चर है वो रिपीट होते होते एक बड़ा सा जियांट मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। और एमोर्फस सॉलिड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एमोर्फस मतलब आपका सुपरकूल लिक्विड, या इनको सूडो सॉलिड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया था कि ग्लास जो होता है वो थोड़ा सा सुपरकूल लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। अब मैं उसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इट्स अ रिविजन हमारा। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आइसोमॉर्फस, आइसो का मतलब बता दिया था मैंने सेम, पॉली मतलब बहुत सारा हो सकता है। तो आइसोमॉर्फस का मतलब होता है ऐसे दो एटम्स या दो या तीन, ठीक है, दो एटम्स नहीं बोल सकते, ऐसे दो तीन मॉलिक्यूल्स या चार पांच मॉलिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर रहे, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे घर देखे होंगे जिनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। आपने डुप्लेक्स पैटर्न हाउसेस देखे होंगे, तो डुप्लेक्स में आपको समझ में ही नहीं आता कि किसका घर कौन सा है, वो सेम दिखते हैं, तो वो हो गए आपके आइसोमॉर्फस सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल मैंने याद रखने को कहा था कि NaCl और KCl, NaCl KCl है अलग अलग स्ट्रक्चर, पर इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग, ठीक है। NaCl KCl मॉलिक्यूल्स अलग अलग है पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोमॉर्फस सॉलिड। पॉलीमॉर्फस मतलब जिसमें आपको एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, एक ही एटम्स है या एक ही मॉलिक्यूल है पर इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। आई होप सो आपने रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर गूगल पे सर्च किया होगा। अगर नहीं किया है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक वेट कीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। इजीली आपको यही तो पॉइंट आउट लर्न करना है। क्लासिफिकेशन में हमारा क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड का क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में। क्रिस्टलाइन मतलब खुरदुरा ग्रैनुलर फॉर्म में जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट पैटर्न रहेंगे, रिपीटिंग पैटर्न है, और एमोर्फस मतलब जो रिपीटेड नहीं है, ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आप याद रखिए, क्रिस्टलाइन आपके दो पार्ट में, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस NaCl KCl, ये अलग अलग दो एटम्स है, अलग अलग दो सब्सटेंसेस है, पर इनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी सिमिलर रहेगा। पर पॉलीमॉर्फस में आपको दिख रहा है कि सल्फर एक ही तरीके का मॉलिक्यूल है पर उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहेंगे। ये आपका आइसोटॉपिक और आइसोटॉपिक वगैरह जो पढ़ा होगा आपने, आइसोटॉपिक, आइसोबार्स वगैरह, तो उसी तरीके का पार्ट हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कल का रिवीजन पार्ट्स। इसके बाद मैंने आपको डिस्टिंग्विश पढ़ाया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का। तो डिस्टिंग्विश में हमने शेप देखा था। शेप में मैंने कहा क्रिस्टलाइन की परफेक्ट शेप होती है, एमॉर्फस का कोई परफेक्ट शेप नहीं मिलेगा। इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट रेगुलरली रहती है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्टन हो जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ। इसको अगर कट करें, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सोडियम पीस को अगर कट करें, वो पनीर जैसा एक्जैक्टली स्मूथ सर्फेस है। अगर नहीं सोडियम पीस देखा है आपने तो पनीर तो देखा ही होगा। पनीर को जब कट करते तो एकदम स्मूथ सर्फेस जनरेट होते हैं, सिमिलरली आपका सोडियम दिखता है। हाँ, पर पनीर जैसा हम उसको हाथ में पकड़ के कट नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम जो होता है केरोसिन के बाहर, मतलब अगर एयर में है तो एयर में वो रिएक्शन देता है, वो जलने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम हमारे पास सॉलिड, मतलब अगर मैंने कांच को कट किया तो कांच को कट करने के बाद आपको रफ सर्फेसेस मिलेंगे। रफ सर्फेसेस मतलब इससे आपके हाथ कट सकते हैं। एग्जैक्टली। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में अब देखा जाए तो फ्यूजन का मतलब मैंने कहा था सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन मतलब फ्यूजन होता है बच्चों। तो सॉलिड से जब लिक्विड का कन्वर्जन होगा तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे। तो इसका जो है डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, मतलब कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट ज़रूर लेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट लेने के बाद ही कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये तो समझ में नहीं होगा आपको। सो दे डू नॉट हैव एंथैल्पी, क्योंकि ये तो मैंने कहा एमॉर्फस का तो कोई स्पेसिफिक शेप होता नहीं है, ये तो अपने मौसम के हिसाब से ढलता जाता है बेचारा। ठीक है, जैसे समर है तो ऑलरेडी कोलतार या आपका बटर ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, तो ये थोड़ी ना पिघलेगा। ठीक है, देन नेचर में आपको दिख रहा है कि ये ट्रू सॉलिड्स है। एग्जैक्टली ये परफेक्ट सॉलिड्स है, ये आपके सुडो सॉलिड झूठे मोटे हैं बेचारे। ठीक है, देन एग्जाम्पल में आप NaCl याद रखो, यहाँ पे ग्लास याद रखो। पीछे और भी था आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी प्रॉपर्टी। ये एनिसोट्रोपी मैंने याद रखने कहा था आपको, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभार 1 मार्क के लिए आपको व्हाट इज एनिसोट्रोपी या व्हाट इज आइसोट्रोपी पूछ सकते हैं। एनिसोट्रोपी मैंने छोटी सी फिगर बना दी कि अगर इस एटम की जो अरेंजमेंट रहेगी, अभी जो डॉट डॉट बना है इसका मतलब है ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें ही डॉट्स है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको कहीं से भी कैलकुलेट करूँगी तो इसके नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो रहेंगे वो अलग अलग आएंगे। इसको कहा जाता है एन आइसोट्रॉपी, जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है। पर आइसोट्रॉपी में आपको देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो सेम रहेंगी इन ऑल डायरेक्शंस। ये हो गया हमारा प्रीवियस क्लास का पार्ट। आई होप सो ये आपको समझ गया होगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत, क्योंकि इससे पहले हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ा था तो काफ़ी रिएक्टिव पार्ट था। ठीक है, पर यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बीच में बोरिंग भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। पर मैं आपको इससे बहुत अच्छे से नोट्स बना के सिखाऊंगी कि नोट्स बना के आपको किस तरीके से लिखना है। तो जो भी नोट्स बना रहे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपने कहा कि क्लासिफिकेशन तो हो गया था हमारा आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस, नहीं, पर वो एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन नहीं था, वो सिर्फ टाइप था। क्लासिफिकेशन जो है एग्जैक्टली दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो किस तरीके के मिलेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको 4 तरीके के मिलते हैं। एक तो आयंस लाइक सॉलिड रहता, आयंस जिसमें पानी में अगर मैंने नमक पानी में डाल दिया तो उसमें आयंस जनरेट होते हैं, दिस इज अ आयनिक सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड अगर देखा जाए तो कोवैलेंट में जैसे डायमंड है या ग्रेफाइट, आपने 9th में स्टेट बोर्ड की बुक में पढ़ा होगा, इवन 10th में भी होगा CBSE में वगैरह। तो 9th के जो CBSE स्टेट बुक्स में वगैरह नई न्यू बुक्स जो है इसमें कोवैलेंट नेटवर्क्स वाले डायमंड ग्रेफाइट फैलेरियम के बारे में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये डायमंड जैसा शेप गेन करता है। और आपको पता ही है कि डायमंड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। देन मेटालिक सॉलिड में अगर देखा जाए तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आपने पता होगा मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस 10th में पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या है। तो मेटल्स में से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नॉन मेटल से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये एक प्रूफ है आपको पहचानने का कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। अगर मैं प्लास्टिक रबर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ या उसको गर्म करूँ तो वो गर्म नहीं होगा। आपको पता है आपके जो स्पैचुलास होते हैं, स्पैचुलास मतलब ये चम्मच बोलो, चम्मच के जो हैंडल्स होते हैं उसमें एक तो लकड़ी का फंदल लगा रहता है या फिर प्लास्टिक का, उस वजह से आपके चम्मच गर्म नहीं होते। पर अगर डायरेक्टली आपके चम्मच है, ठीक है, सीधी सीधी स्टेनलेस स्टील के चम्मच बने हुए हैं, तो उसका अगर एक एंड गर्म हो रहा तो दूसरा एंड भी गर्म होगा, मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिकली पास होती है। ये हो गया मेटालिक सॉलिड। एंड मॉलिकुलर सॉलिड थोड़ा सा जनरेट, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। मॉलिकुलर सॉलिड में 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो डाइपोल है, वीक डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कुछ तरीके के सॉलिड्स है। ये मैं बाद में आपको ये चारों सॉलिड्स पढ़ाने के बाद फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, तब के लिए मैंने ये छोटा सा क्लासिफिकेशन बना के रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा आयनिक में नाम ही काम में,
फिर से नाम में काम। आयोनिक का मतलब होता है आयन्स, ठीक है, स्पेसिफिकली आयन्स किस तरीके से मिलेंगे। तो आयनिक सॉलिड में एग्जाम्पल आप एक ही एग्जाम्पल याद रखो, NaCl। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मैंने आपको पर्टिकुलरली कहा है कि इस तरीके से याद रखो कि आपको सोते में भी कोई उठाए और पूछे कि आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है तो आप NaCl बोल दो। मतलब इस तरीके से याद रखो ये चीज़ें, यही कि यही मैं रीड करा रही हूँ, यही कि यही मैं लर्न करा रही हूँ, ठीक है। मतलब बाद में आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सो आयनिक सॉलिड अगर देखा जाए तो आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स और आयंस होते हैं विच आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे जो Na+ और Cl- जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब NaCl जब पानी में डालते हैं तब ये आयंस फॉर्म करता है, दैट इज Na+ और Cl-। तो इस तरीके के आयंस फॉर्म करता है ये, इसको कहा जाएगा आयनिक सॉलिड। अगर हम आयनिक सॉलिड में देखें तो कटाइंस एनायंस अरेंज होता है रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। अब ये कटाइंस क्या है और एनायंस क्या है, आई होप सो आपको पता होगा। कटाइंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एग्जैक्टली, और एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज, ओके। तो कटाइंस और एनायंस के डिफ्रेंसिएशन में अगर बता दूं तो कटाइंस आपको हमेशा छोटे मिलेंगे एनायंस से या बड़े मिलेंगे एनायंस से। अब जैसे Na का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है। Na का स्ट्रक्चर, Na के पास कितने ऑर्बिट्स है, 2, 8 एंड 1, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रही हूँ, 2, 8, 1। और क्लोरीन के पास कितने ऑर्बिट है, उतने ही होंगे भाई, एक ही तो पीरियड में है, 2, 8 एंड 7, सेम पीरियड से, ठीक है। उस वजह से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है। मैम क्या पढ़ा रहे यार, ये तो बहुत बेसिक है। हाँ बेसिक है पर ज़रूरी है ना पढ़ना, सुन तो लो। तो Na सोडियम जो है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया तो ये पूरा का पूरा घर इसने बेच दिया ना। आउटर का उसका है ही नहीं, उसका खुद का पार्ट, आधा घर उसने बेच ही दिया। मतलब स्पेसिफिकली उसके पास 2 ही ऑर्बिट्स है, तो अगर लास्ट ऑर्बिट ही नहीं है तो उसका शेप ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। तो मतलब सोडियम का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा दिखेंगे कि कटायन जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ मिलेंगे, ठीक है, और अनायन जो होते हैं वो बिग इन साइज़ होते हैं। ऑफकोर्स जो देगा वो छोटा हो जाएगा और जो लेगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो आयनिक सॉलिड में कटायंस अरेंज रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं इन NaCl क्रिस्टल। ये एक NaCl क्रिस्टल बना है, मेरे डायग्राम बहुत सुंदर नहीं है बट आई होप सबको समझ नहीं होंगी। एक क्रिस्टल पैटर्न है जिसमें जो डॉटेड है, ठीक है, जो डार्क बनाए हुए मैंने वो सोडियम है और जो होलो बनाए हुए हैं, ठीक है, वो क्लोरीन है। तो इस तरीके से Na+ और Cl- अरेंज इन रेगुलर पैटर्न एंड ईच Na+ सराउंडेड बाय 6 Cl- आयंस। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि अगर मैंने एक Na देखा तो उसके सराउंडिंग में 6 क्लोरीन सराउंडेड होते हैं, ठीक है। कितने हो गए भाई, 8 हो गए शायद से, सॉरी। तो यहाँ पे हम बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 तरीके के Cl आयंस यहाँ पे सराउंडेड रहेंगे, ठीक है। एक सोडियम के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन के सराउंडिंग में 6 सोडियम। इस तरीके से ये अपोजिट पोल अट्रैक्शन है, ठीक है, अपोजिट पोल अट्रैक्शन है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ईच सोडियम, तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये आपको 3D इमेज है। अब इसके आगे का पीछे का हम नहीं देख सकते और मैं वो बना भी नहीं सकती हूँ। तो हर एक सोडियम, अगर मैंने कहा कि ये सोडियम है तो इसमें यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, नीचे क्लोरीन होता है, वहाँ बाजू में क्लोरीन होता है, पीछे एक क्लोरीन होता है। इस तरीके से एक सोडियम को 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन को 6 सोडियम सराउंडेड रहेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो आयनिक सॉलिड्स, अब नमक तो सबने देखा ही है कैसा होता है नमक, हार्ड ब्रिटल होता है, हाथ से आप उसको एकदम चूरा कर सकते हो। अगर पत्थर है तो उसको थोड़ा सा प्रेशर देके उसको चूरा कर सकते हो, पर एकदम से आपके हाथ में पाउडर्ड फॉर्म नहीं बन जाएगा वो। तो आयनिक सॉलिड ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब थोड़ा सा टूट सकता है एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। दे इन सॉलिड स्टेट, जैसे नमक अगर है उसमें आप 2 तार डाल दो भाई, तार डालने के बाद आपको दिखेगी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वही अगर मैंने पानी में सोल्यूशन बनाया नमक का, जिसको कहा जाता है मॉल्टन सोल्यूशन, मॉल्टन का मतलब होता है अगर मैंने नमक पानी बनाया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और उसमें इलेक्ट्रोड्स डाले तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे खासे फॉर्म में पास हो सकती है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर्स है, सॉलिड स्टेट में इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। पर वही अगर मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इफिशियंटली पास होती है, ठीक है। ये इसका एक मेन पॉइंट हो गया। देन हाई एंथैल्पी वेपराइजेशन मतलब अगर मैंने पानी बॉईल किया 100 डिग्री में तो 100 डिग्री पे बॉईल इजीली बॉईल हो जाएगा, पर मैंने नमक डाल दिया तो उसका जो वेपराइजेशन रेट हो जाएगा ना तो वो बढ़ जाएगा। मतलब वेपर्स आने के लिए उसको अभी 120 डिग्री तक बॉईल करना पड़ेगा। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हो गया, वो बाद में देखेंगे।
देन सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो नमक जो है पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो पता ही होगा नमक पानी तो पिया ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। तो पानी में अच्छे से घुल जाएगा, पर बेंजीन या क्लोरोफॉर्म या ईथर में ये घुलने में टाइम लेता है या नहीं घुलेगा। देन साइज ऑफ कटान, ये मैंने पहले बता दी कि कटान एनायन यूज ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। अब कटान एनायन के हिसाब से ज्योमेट्री बनती है, तो सोडियम जो रहेगा वो छोटा रहेगा, जिसको अब छोटा बनाना पड़ेगा, और क्लोरीन जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। यहाँ पे मेरे सारे एटम्स थोड़े से ऑलमोस्ट सेम साइज के दिख रहे हैं, पर ये गलती आप मत कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि आयनिक सॉलिड का मतलब होता है जिसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें आयंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रहेगा कि कटायंस एनायंस रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा कि NaCl में 6 क्लोरीन एक सोडियम के सराउंडिंग में है और एक क्लोरीन के सराउंडिंग में 6 सोडियम है। प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो आयनिक सॉलिड आपका ब्रिटल रहता है और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं। सॉलिड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती है, ठीक है। पर अगर आप इसको सोल्यूशन में डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाएगी। एंथैल्पी वेपराइजेशन ज़्यादा है एज यूजुअल, ये पानी में सोल्यूबल हो जाता है, नमक ऑफकोर्स पानी में सोल्यूबल हो जाता है, पर इनसोल्यूबल रहता है मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स में। इसमें कटान और एनायन का साइज जो रहेगा वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है क्रिस्टल के। ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे पहला पार्ट, जिसको कहा जाएगा आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड के बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है हमारा मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड, मेटल्स नाम में ही काम, फिर से मेटल्स क्या होंगे। तो मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या होगा कि मेटल्स किस तरीके से रहते हैं। तो मेटल्स आपको पता ही है भाई, स्टील जो है, गोल्ड है, ठीक है। तो ये मेटल्स है, मेटल्स का फॉर्म क्या होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, मैंने डायग्राम बना के दी कि यहाँ पे जो होता है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं। और किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। रबर में, वुड में, चारकोल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उस वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर आपको पता है कि मेटल्स, हमेशा मेटल्स के ऊपर चार्जेस होते हैं, जैसे लेड है 2+, सिल्वर है 2+, ठीक है, गोल्ड है 2+, कॉपर है 2+, 3+। तो इस तरीके के चार्जेस आपने देखे होंगे कि मेटल्स पे मोस्ट ऑफ द 2+, 3+ चार्जेस होते हैं, मतलब इन्होंने क्या किए हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हैं। और जब भी कोई मेटल, अब ये कंसिडर करो कि एक मेटल का कम्बिनेशन है, इसने जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो इस तरीके से क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में डिप है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में डिप है, उस वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ईजिली पास हो सकती है। तो कभी भी कोई अगर पूछे कि हम कैसे कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किससे पास होगी, तो ऐसी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सके, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि नमक में से इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड कंडीशन में पास नहीं होती, क्योंकि नमक जो रहता है वो NaCl फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। पर जब मैं उसको वाटर में डालूँ तो उसके आयंस बन जाएंगे, मतलब Na+ और Cl-, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और यही लॉस इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो 3 में देखिए 3 सॉलिड ईच मेटल आइटम इज कन्वर्टेड मेटल आयन बाय कंट्रीब्यूटिंग 1 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके याद क्या दिख रहा है कि सॉलिड जो रहेगा ये एक सॉलिड पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज मेटल्स के साथ डिप्ड है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, और डिप्ड है वो साथ साथ में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, बाइंडिंग फॉर्म में है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस डिप्ड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स के साथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी डिप है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव होते हैं, अब नेगेटिव चार्जेस बनाओ या इलेक्ट्रॉन्स बनाओ सेम थिंग है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में डिप्ड है, उस वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, और जो चार्जेस रहते हैं उसको कहा जाता है, और जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस डिप्ड इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जो अट्रैक्शन है पॉजिटिवली चार्ज मेटल के बाद एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में, इसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। तो ये 5th पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं वो पॉइंट्स लिखिए, 3-4 पॉइंट से मतलब वही जाएगा, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन जो है सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में डिप्ड है, उस वजह से ये आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स में इस तरीके से डिप में मिलेगा कि वो एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन को कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज अगर देखी गई तो मैंने पहले ही कहा कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट या इलेक्ट्रिसिटी इसमें से इजीली और बहुत अच्छे से पास हो जाती है। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मेलेबल पता है ना क्या होता है मेलेबल, मतलब जिसके हम शीट्स बना सकते हैं, शीट्स बनती है ना मेटल्स की, शीट्स बनती है ऑफकोर्स, मेटल्स की बहुत सारी शीट्स बन सकती है, शीट्स मतलब ऐसे टीन जैसे बोल सकते हो, मेटल की टीन वगैरह जो बनती है आयरन की, तो उसकी शीट्स बनती हैं।
डक्टाइल मतलब वायर बनते हैं, ठीक है, इसमें आपको नहीं याद होगा तो मैं लिख देती हूँ शीट्स बनते हैं। डक्टाइल का मतलब वायर, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड का काफ़ी लंबा सा वायर बन जाएगा। लस्टर्स मतलब शाइनिंग, ठीक है, तो शाइन भी करते हैं मेटल्स, आपको पता है बहुत सुंदर शाइनी रहते हैं, ठीक है। द मेटल्स फॉर्म सेवरल लेयर्स। अब मेटल्स आपको पता है एक दूसरे पे एक एक लेयर बनाता है, कभी कभी लेयर लेयर फॉर्म में भी मेटल रहता है, उस वजह से आप इस मेटल्स को कोई भी शेप दे सकते हो। तो ये हो गया मेटालिक सॉलिड, काफ़ी इजी पार्ट है। जैसे आयनिक में आयंस बन रहे थे NaCl में, वैसे ही मेटालिक में मेटल्स, ठीक है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। अब प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ भी लिख दी तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द पार्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो 4 पार्ट्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड के और बहुत हेवी है, मतलब बहुत लेंदी है, तो उसमें से एक कोई भी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, एक या दो मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये ओवरव्यू में पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क के लिए कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड पैटर्न में, फिर आप प्रॉपर्टीज़ भी लिख दी तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ लिख दो और एक एक मार्क के लिए एक एक पॉइंट लिख दो, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा मेटालिक सॉलिड। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं अपना, ठीक है। मेटालिक सॉलिड के बाद हमारा थर्ड पार्ट है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट बॉन्ड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड जैसे होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आपको पता है, तो आयनिक बॉन्ड क्या है एक्जैक्टली, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड मैंने बताया कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, उस वजह से सोडियम पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आया हुआ है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड रहता है, ठीक है, कंप्लीट लॉस एंड गेन, ठीक है, तो लॉस एंड गेन, यहाँ पे लॉस और गेन हो रहा है और वो जो बॉन्ड बनता है इसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। कंप्लीट लॉस और गेन, कंप्लीट लॉस कहा मैंने, यहाँ पे सोडियम ने पूरा लॉस कर दिया, क्लोरीन ने पूरा ले लिया, इस वजह से इसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। पर वही अगर मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर लिया तो मीथेन में आपको दिखेगा कि कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग द बॉन्ड, ठीक है, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग होने की वजह से इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन के साथ है तो इजीली टूट जाएगा, पर डायमंड में जैसे मैंने कहा कि डायमंड में सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। डायमंड जो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, उस वजह से कार्बन इज अ प्रीशियस तो है ही, बस साथ साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है दुनिया का, स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि उसको तोड़ने के लिए, डायमंड को तोड़ने के लिए डायमंड ही लगेगा भाई अपने को, ठीक है, डायमंड और किसी चीज़ से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो उस वजह से ये काफ़ी हेवी पार्ट में जाता है। तो जैसे सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है जो एटम्स है विच आर लिंक टू इच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एटम्स है वो एक दूसरे से लिंक है, पर किस बॉन्ड से, तो कोवैलेंट बॉन्ड से, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एटम्स एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं। एंड दिस नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा हम बना नहीं सकते 3D, तो ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड छोटा सा बना के दिया है, वो प्रॉपरली नहीं है, मैंने एक ही शीट का बना दिया, ठीक है। तो डायमंड में आपको दिखता है, अगर मैंने ये कंसिडर किया कि एक कार्बन है तो एक कार्बन 4 कार्बन से बाइंडअप होता है, और एक कार्बन जब 4 कार्बन से बाइंड होता है, मैंने कहा ना कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आप तोड़ सकते हो एक लिमिट तक, पर कार्बन और कार्बन के बॉन्ड तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि डायमंड जो है मैग्मा में भी एज इट इज़ मिलता है कभी कभार, ज्वालामुखी से निकल के वो वैसे के वैसे पानी में रहते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर ज्वालामुखी है मैग्मा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होगा 3550, मतलब 3500, ठीक है, 3500 उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो मतलब इतने टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होता, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, पर कब स्ट्रॉन्ग रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग जब कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्शनल भी है। एंड एटम्स ऑफ दिस सॉलिड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिव्स हार्डेस्ट, मैंने बताया ना, हार्डेस्ट और इनकॉम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल, ये इतना मजबूत होता है, इतना इनकॉम्प्रेस्ड होता है, दुनिया में बोल सकते हैं कि सबसे मजबूत चीज़ डायमंड है। अब आप इमेजिन करो कि इतना सुंदर चीज़, इतना सुंदर डायमंड इतना मजबूत हो सकता है क्या भाई, ऑफकोर्स हो सकता है, वो बहुत सुंदर होता है पर मजबूत भी। अगर प्रॉपर्टीज़ देखी तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी है, ऑफकोर्स कोवैलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग होगी ही। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब इसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप डायमंड को पिघला तो नहीं सकते हो, अगर वो पिघल गया पर 1 डिग्री 2 डिग्री भी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि आपका डायमंड पूरा काला हो जाए, ठीक है। देन इट विल पुअर कंडक्टर। अब इसमें पुअर कंडक्टर क्यों कहा, क्योंकि डायमंड ये स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें ठोस भरा हुआ है, अब इतना मजबूत है, मतलब इनमें जो इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना ज़्यादा होगा, अब इतना ज़्यादा इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एटम्स इतने पास पास है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं करेंगे मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी ऑफकोर्स,
ठीक है। तो डायमंड एंड क्वार्ट्ज इज द एग्जाम्पल। तो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड आपको किस तरीके से याद रखना है? कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग से जो बॉन्ड बना जाता है, जिसमें नेटवर्क सॉलिड और इसमें जियांट सॉलिड मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे आपका फ्लेरीन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, डायरेक्शनल होंगे और इनकम्प्रेसिबल रहते हैं और हार्डेस्ट मेटल्स रहते हैं, नॉट अ मेटल एग्जैक्टली पर हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एंड प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, जैसे डायमंड से तो पास नहीं होती, लेड से थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है, ग्रेफाइट से वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। आज का जो पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मॉलिक्यूल्स है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे आपको पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे, इसको कहा जाएगा मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। यह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, इसलिए इसको मॉलिकुलर सॉलिड कहा जाता है। ये 3 टाइप का होता है। एक तो पहला देखो, मैंने काफ़ी इजी पैटर्न में लिख के दिया आपको, आपकी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो ये हो गया आपका वीक डायपोल डायपोल। अब डायपोल 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 कैसे याद रखना है आपको? दो पोल मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव पोल के बीच में, ठीक है, दो पोल, इस तरीके से याद रखो। डायपोल डायपोल का मतलब 2 पोल। अब इनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल अगर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो यहाँ पे उसने वीक डायपोल कहा। अब वीक डायपोल क्यों है? तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर पोलर, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है पोलर है, पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बॉन्ड है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड HCl या SO2 which are held by strong dipole forces। तो मैंने SO2 का एग्जांपल बना के दिया, सल्फर है बीच में, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे अपोजिट खींच रहे हैं, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे कहीं भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव पोल जनरेट होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, उस वजह से यहाँ पे एक डायपोल डायपोल जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? काफ़ी इजी पार्ट में है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। पोलर है, अगर मैं HCl का लूँ तो H+Cl-, या तो आपको समझ रहा है कि क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन ले लेगा। पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्स कब जनरेट होगा कि अगर सल्फर है तो दोनों ऑक्सीजन अपने अपोजिट पोल्स पे वो खींचने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है वीक डायपोल डायपोल। वीक डिस्पर्शन फोर्स, लंडन फोर्स, या इसको नॉन पोलर सॉलिड भी कहा जाता है। जैसे इसको मैंने लिख के दिया कि पोलर सॉलिड है, इसको नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स ही नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में कोई पोल्स आपको जनरेट होंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे बेचारों ने क्या किया? शेयरिंग से बॉन्ड बनाए, पता है ना, हाइड्रोजन शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन निगेटिव है, तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे ना दोनों, इसलिए वो क्या करते हैं ना, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा ना ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों ऑक्सीजन शेयर कर लेंगे। सो द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक फोर्स, ठीक है। तो वीक डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स से जब जनरेट रहेगा इसको कहा जाता है आपका नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी थी, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स थे, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। पोलर थी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड थे, यहाँ पे नॉन पोलर है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने H2 का एग्जांपल बना दिया। और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस पार्टिकल में हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलेंगे उसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जैसे वाटर का मैंने बना दिया, ऑक्सीजन सेंटर में है, इधर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन। अब ये एक स्ट्रक्चर H2O, ठीक है, H2O इस तरीके से वो जनरेट रहेगा। तो ये 3D इमेजेस है, थोड़ा सा हमारे दिमाग के परे जाती है ये इमेजेस, आगे तो और भी स्ट्रक्चर्स है, तो यहीं पे मत घबरा जाओ कि किस तरीके से बनाया मैम ने अजीब सा स्ट्रक्चर। तो वाटर का एक थोड़ा सा 3D डायमेंशनल है, वो 3D स्ट्रक्चर है। तो इसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, पता होगा आपको। तो ये हो गया हमारा मॉलिकुलर सॉलिड। और इसमें प्रॉपर्टीज़ अगर देखे जाए, मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि भाई? होती है? नहीं होती ना। हाँ, पानी में कब इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी? जब हम उसमें नमक डालेंगे, एग्जैक्टली। देन ड्यू टू फोर्सेस, ठीक है, वीक फोर्सेस की वजह से सॉलिड और यूजुअली सॉफ्ट, ये जो सॉलिड होते हैं थोड़े से सॉफ्ट फॉर्म में मिलेंगे आपको, यानी विद लो मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉफ्ट है तो जल्दी पिघलेंगे, मतलब जल्दी इसका वेपराइजेशन या फ्यूजन होगा, जल्दी होगा, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन जल्दी होगा, इसलिए इसको स्पेसिफिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत नहीं पर मिनिमम कम ही रहेगा। ये हो गया हमारा मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड में हमारे 3 टाइप्स है, एक तो डायपोल एक रहेगा आपका नॉन पोलर, एक रहेगा इंटरमॉलिकुलर, ठीक है। तो डायपोल मतलब 2 पोल जनरेट हो रहे हैं। अगर SO2 का एग्जांपल नहीं समझ लो तो ये समझ लो कि H+ और Cl-। अब क्या होता है, H+ और Cl- में जब बॉन्ड बन जाता है, कुछ टाइम तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके रहते हैं, पर कुछ टाइम बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
उस वजह से इनके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो जाता है, H पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब एक पोल, ठीक है, एक पोल की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसलिए इसको डायपोल कहा जाएगा। नॉन पोलर में आपको कोई पोल नहीं दिख रहा, मतलब नो पॉजिटिव नो नेगेटिव चार्जेस, इसलिए इसमें आपको वीक फोर्सेस रहेगा। इंटरमॉलिकुलर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड से जो भी चीज़ें बनती है, जैसे अमोनिया है, मिथेन है, वाटर है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड से जो भी चीज़ें बनेंगी उसको कहा जाता है आपका इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। एंड प्रॉपर्टीज़ में देखी जाए तो ये नॉन कंडक्टर्स है, साथ साथ यूजुअली सॉफ्ट होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ओवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन में जाते जाएगा, ठीक है, टॉपिक और बढ़ते जा रहा है, इसलिए और भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज रहेंगी पढ़ने में। तो पहले जो प्रीवियस टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आप क्लैरिफाई कर लो, जो भी डाउट्स है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल हैंडल इट, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए आपका गुड बाय, और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।